स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। ओके। सो हमने वेक्टर स्पेस पढ़ लिया है, तो अकॉर्डिंग टू यू सब स्पेस क्या होना चाहिए? क्योंकि देखो इसमें जो नाम में सब आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? अभी डेफिनेशन मत देखो, सोचो क्या होना चाहिए। Part of the sun. हाँ, Part of vector space. गुड गुड। हाँ, सो सब स्पेस होता क्या है? जैसा कि नाम में इसमें सब आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ये वेक्टर स्पेस का ही पार्ट है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है V, ठीक है, देन वी से W इज अ सबस्पेस ऑफ V if and only if W is a subset of V, that means W जो है वो इस V सेट के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, सबसेट ऑफ अ V, एंड W itself is a वेक्टर स्पेस। तो W क्या है? खुद ही एक वेक्टर स्पेस है। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी V के पास है वो सेम प्रॉपर्टी W के पास है, बस फर्क क्या है कि W जो है वो V के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। एक तरह से हम W को बोल सकते हैं बेबी वेक्टर स्पेस, क्यों? उसी का ही पार्ट है, लेकिन और वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है जो प्रॉपर्टी V सेटिस्फाई कर रहा है। एक मिनट, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है? एक बार मैं डेफिनेशन दोबारा बताती हूँ कि सबस्पेस होता क्या है। सबस्पेस एक आपका वेक्टर स्पेस का एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा सबसेट होता है सच दैट वो खुद सेम ऑपरेशन के साथ वेक्टर स्पेस बना रहा होता है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है कि वो सबसेट होना चाहिए, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस सेम ऑपरेशन के साथ वेक्टर स्पेस उसको बनाना है। वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आपको पता है कि वो 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, तो सारी 10 प्रॉपर्टीज हमें दोबारा से वेरीफाई करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? यस मैम। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि कब सबस्पेस बनता है, कब सबस्पेस नहीं बनता, कौन से एग्जाम्पल हैं जिसमें सबस्पेस नहीं बन रहा है, कौन से एग्जाम्पल हैं जिसमें सबस्पेस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक दो थ्योरम भी देखते हैं जो हमारे काम को थोड़ा आसान कर देती हैं, वो थ्योरम भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने जो बिग स्पेस जो लिया है वो मैंने लिया है V equals to R3, that means 3D वाला जो स्पेस होता है R3, ठीक है। सो आपको पता है कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है, इसमें ऑपरेशन भी आपको पता है कि क्या क्या होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि ऑपरेशन क्या होंगे इसमें। जैसे अगर मुझे दो वेक्टर्स का सम करना है, एडिशन इसमें कैसे डिफाइंड होगा? कंपोनेंट वाइज। तो मैं x1 कर देती हूँ, y1 कर देती हूँ। तो ये 2 वेक्टर्स हैं, इसका मुझे सम डिफाइंड करना है, तो वो हो जाएगा x1 प्लस x प्लस x1, सिमिलरली y प्लस y1 कॉमा z प्लस z1, ठीक है। और सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी R3 में डिफाइंड हो जाता है। तो हमें पता है V जो है वो वेक्टर स्पेस है। अब मैं इसके सब स्पेसिस के बारे में बात कर रही हूँ। तो सब स्पेसिस में सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है W1। W1 के अंदर कैसे एलिमेंट है? W1 के अंदर ऐसे XYZ हैं सच दैट वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। W1 का स्ट्रक्चर कुछ क्लियर है? देखने पे कुछ क्लियर हो रहा है? W1 मैम एक बार दोबारा से बताना मैम, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले जो हमने बिग स्पेस लिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हमारा R3 है। R3 मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस लिया है हमने, और हमें पता है कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है। हमें इसके
इसके ऊपर ऑपरेशन भी पता है, इसके यूजुअल ऑपरेशंस भी पता है कि क्या होते हैं, वेक्टर एडिशन कैसा होता है, उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। अब इसके हम एक तरह से इसके सब स्पेसिस के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि इसमें इसके सब स्पेसिस कैसे होंगे या इसके सब स्पेसिस क्या हैं। तो उसके लिए मैंने एक सेट लिया है W1, ये सेट आपको एक तरह से गिवन है। W1 मैंने एक ऐसा सेट लिया है जिसके अंदर R3 के एलिमेंट है। R3 के एलिमेंट को आप ऐसे ही लिखते हो, आपको पता है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके x, y, z, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट है सच दैट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुमने हाँ, तुमने 2D या 3D पढ़ी, 3D पढ़ी होगी, तो तुमने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई ऐसा 3 एलिमेंट्स हैं XYZ, ठीक है, इस तरीके से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? 3D 3D तो है ही, 3D में तो है। 3D में क्या रिप्रेजेंट करती है? 3 डायमेंशनल में क्या रिप्रेजेंट करती है? स्पेस प्लेन। ये प्लेन रिप्रेजेंट करती है। एक बार रिकॉल करना, ये तुमने पढ़ा होगा जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा होगा। तो प्लेन की जो इक्वेशन होती थी वो याद करो, ऐसी होती थी ax by cz प्लस d, ये प्लेन की इक्वेशन होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आर्बिट्री नहीं, मैंने a और b और c वो उसमें फिक्स्ड ही होते थे, मैंने इन पर्टिकुलरली उसको 2, 3, 5 और 0 ले लिया है, d को मैंने 0 ले लिया है। ठीक है, इस प्लेन के बारे में भी एक कुछ और भी बता सकते हो कि प्लेन कहाँ से जाएगा, कौन सा एक पॉइंट है जिससे ये दिख ही रहा है कि पास करेगा? 2, 3, 5 नहीं, वो नहीं, किस किस पॉइंट से, किस पॉइंट को ये हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, वो सोचो। XYZ की किस वैल्यू को ये हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है? 0 0 0। हाँ, 0 तो दिस इज पासिंग थ्रू 0। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इन पर्टिकुलर वो एग्जांपल था, लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्लेन जो है वो पास कर रहा है 0 0 से। ठीक है, तो एक तरह से मैंने W1 का स्ट्रक्चर तुमसे पूछ लिया। W1 एक तरह से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? W1 एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है, तो ये हमें इसको ज्योमेट्रिकली हमें पता चल गया कि W1 क्या चीज़ है। अगर मैं V को R3 ले रही हूँ तो जो W1 है वो एक ऐसा प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ये W1 है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हमें पता चल गया। अब हमें फर्दर चेक करना है कि क्या W1 सबस्पेस है R3 का। ठीक है, तो सबस्पेस के लिए मैंने तुम्हें भी डेफिनेशन बताई है, हमें क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले W1 पार्ट होना चाहिए R3 का, वो तो है। ठीक है, R3 के अंदर ही बैठा हुआ है। दूसरी चीज़ हमें क्या चेक करनी है कि जो W1 है वो सेम ऑपरेशन के साथ वो 10 की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो एक बार मैं W1 को अच्छे से देख लिया तुमने, अभी एक बार मैं तुम्हें 10 प्रॉपर्टीज दिखा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। अभी के लिए तुम्हें ये लेंथी लगेगा, उसके बाद एक नई टेक्निक आ जाएगी जिसमें हम सबस्पेस इजीली चेक कर पाएंगे। तो अभी के लिए लेंथ पढ़ना। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि हमने W1 लिया है। ठीक है, W1 को मुझे चेक करना है कि वो सबस्पेस बन रहा है R3 का या नहीं। तो उसके लिए मुझे 2 चीज़ें चेक करनी पड़ती है। सबसे पहले वो R3 का पार्ट होना चाहिए, दैट मीन्स उसका सबसेट होना चाहिए, जो कि है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट आप देख सकते हो इस फॉर्म के हैं XYZ। ठीक है, इस फॉर्म के ही हैं जो कि R3 के एलिमेंट होते हैं जैसे। और फर्दर मुझे चेक करना है कि क्या W1 वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है,
तो W1 वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमें एक बार रिकॉल करना पड़ेगा वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। तो W1 वेक्टर स्पेस बनाने के लिए मुझे क्या क्या चेक करना है, मुझे ये सब 10 की 10 प्रॉपर्टीज चेक करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी मैं चेक करूंगी, आप बाकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या W1 क्लोज अंडर एडिशन है। क्लोज अंडर एडिशन का मतलब है कि दो एलिमेंट में W1 से उठाऊं और दोनों का वेक्टर एडिशन करूं तो वो W1 के अंदर ही जाने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 चेक कर रही हूँ, ठीक है। सो W1 से मैं यहाँ पर V को नहीं चेक कर रही, V के बारे में मुझे पता है, मुझे W1 के बारे में चेक करना है। तो मैं W1 में से दो एलिमेंट उठाऊंगी और मुझे चेक करना है कि वो W1 में ही जा रहा है उनका वेक्टर एडिशन या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले कहाँ गया वो, तो सबसे पहले W1 को अच्छे से देख लो कि W1 का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, क्योंकि आपको इसके एलिमेंट, इसमें से एलिमेंट उठाने हैं, तो इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऐसा है, ठीक है। तो अब वर्क करते हैं। देखो, दो एलिमेंट उठाए मैंने W1 से, x, y, z, एंड मैं अभी के लिए इसको नाम x1, y1, z1 दे रही हूँ क्योंकि मेरे को दूसरा एलिमेंट भी उठाना है, x2, y2, z2। ये मैंने उठाए हैं W1 से। टू शो क्या है मेरा, टू शो के लिए क्या है मेरे पास कि मुझे दिखाना है कि इनका जो सम है वो भी W1 में जाएगा, ठीक है। ये दिखाना है, यहाँ तक क्लियर है? अब यस क्योंकि ये जो है W1 का पार्ट है और ये भी W1 का पार्ट है, और W1 कैसा है, W1 ऐसा है कि उसके अंदर R3 के एलिमेंट हैं जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली, क्योंकि ये पार्ट है उसका, इस पर टिक कर रही हूँ मैं, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल W1 की डेफिनेशन से आया है, क्योंकि ये W1 का पार्ट है, तो W1 में जो एलिमेंट है वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है कि ये जो चीज आई है ये भी W1 का पार्ट है, दैट मीन्स मुझे क्या दिखाना है, ये भी अगेन मेरा टू शो ही है कि मुझे दिखाना है x1 प्लस y1, सॉरी x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2 इज बिलोंग्स टू W1, ये दिखाना है मुझे, ठीक है। दैट मीन्स क्या दिखाना है, मुझे ये दिखाना पड़ेगा। अभी आपको पता ही R3 का तो पार्ट है ही, इसके अलावा मुझे क्या दिखाना है कि A टाइम्स फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस B times second component of this plus C times third component। ये जो आ रहा है ये क्या आना चाहिए, ये क्या आएगा सच, तभी W1 में बिलोंग करेगा ऊपर वाला एलिमेंट। ये चीज क्या आएगी, इस ये W, हाँ ये 0 आना चाहिए। और ये 0 क्यों आ जाएगा, देखो जब मैं इनको क्लब करूंगी AX1 BY1
CZ1 मतलब 1 1 वाले, इन सबको क्लब करूंगी तो ये 0 बन जाएगा, और इन सबको करूंगी तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये मेरे पास गिवन है ना, गिवन क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से। ठीक है, तो मेरे पास इन दोनों का जो ये एलिमेंट है ये 0 आ जाएगा, हेंस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू, ये वाला एलिमेंट है बिलोंग करेगा W1 में। बात समझ में आई? मैम फिर से रिपीट तो एक बार। रिपीट करूं? हाँ रुको दे, मुझे बस ये सुनाई दे रहा है रिपीट करने वाला। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो हमें करना क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन दिखाना है, तो उसके लिए हमने 2 एलिमेंट उठाए, क्योंकि वो 2 एलिमेंट W1 से हमने उठाए थे। W1 का स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि अच्छे से देख लो कैसा है। तो W1 में बिलोंग करने की वजह से ये जो एलिमेंट है जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जिसमें मैं डबल टिक कर रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली जिसको मैं दोबारा से सर्कल कर रही हूँ वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब मुझे दिखाना है कि इन दोनों का जो सम है वो W1 के अंदर जाएगा, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी तो हमें यही दिखानी है। इन दोनों का सम बाय डेफिनेशन क्या आता है, क्योंकि R3 में हमें सम करना आता है, तो बाय डेफिनेशन इन दोनों का सम ये आएगा। तो मैंने इक्वल का साइन लगा दिया है। अब मुझे क्योंकि ये दिखाना है ये W1 का पार्ट है, दैट मीन्स ये W1 में जो हमने W1 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स A टाइम्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ये जो मैंने यहाँ लिखा था, प्लस B टाइम्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस C टाइम्स ऑफ थर्ड कंपोनेंट 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये मुझे चाहिए था। ठीक है, और ये मेरे पास आ भी गया बिकॉज मैंने ये दोनों जो डबल टिक किए हुए हैं ये वाली इक्वेशन यूज करके मैंने इसको इक्वल टू 0 दिखा दिया। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमारा उसमें बिलोंग कर गया। दैट मीन्स कोई भी 2 एलिमेंट मैं W1 से उठा रही हूँ तो वो W1 के अंदर ही, उनका जो सम है वो W1 के अंदर ही जा रहा है। तो जैसे ये हमारा V है और ये W1 है। ठीक है, तो मैंने W1 से मैंने 2 एलिमेंट उठाए हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो भी इसी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो क्लोज अंडर एडिशन हो गया। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मैम जो टू शो था, टू शो बस एक ही था ना, आपने 2 बार टू शो लिखा है। हाँ, वो इसलिए लिखा था क्योंकि वो फर्दर उसके इक्वल था, है तो एक ही चीज। कहाँ गया, रुको, ये इसलिए इसके इक्वल, ये जो चीज है ये इसके इक्वल आती है, तो इसलिए लिखा था टू शो अगेन। ऐसे तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ ये हमारा टू शो ही है, जो कि एक्चुअल में शो हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए सोचो क्या करना है, खुद से हो जाएगा तुमसे। तो क्या करना है, कहाँ गया, अगेन W1 की डेफिनेशन अच्छे से देख लो, ऐसा है। ठीक है, करना क्या है हमें, दूसरे पेज पे करती हूँ मैं इसको। हाँ, तो हमें करना क्या है, XYZ ले लिया मैंने W1 से, स्केलर उठा लिया मैंने रियल नंबर से। टू शो क्या हो जाएगा मेरा, टू शो इज स्केलर टाइम्स वेक्टर, जो भी आएगा वो W1 में ही जाना चाहिए। ये मेरा, तभी ये क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये है क्या, दिस थिंग इज इक्वल्स टू, ये मेरा टू शो है। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास XYZ W1 का पार्ट है तो वो किसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, और मेरा टू शो क्या है कि A टाइम्स ऑफ दिस प्लस B टाइम्स ऑफ दिस प्लस C टाइम्स ऑफ दिस 0 आना चाहिए।
ठीक है, जो कि क्यों आ जाएगा हमारे पास, क्या करूँ आगे बताओ, तुम बताओ। अल्फा कॉमन, अल्फा कॉमन आ गया, अंदर रह गया सिर्फ ए एक्स बी वाई सी जेड, जो कि हमें 0 गिवन है। तो अल्फा टाइम्स ऑफ 0 इज 0, हेंस दिस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है वो W1 का पार्ट बन गया। ठीक है, क्लियर है? यस हाँ, अब बाकी सब प्रॉपर्टी मैं इसी में ही करूंगी, तुम मुझे बताते जाना। ठीक है, सो अगर मैं W1 और W2 दो एलिमेंट उठाऊं, मैं W1 नाम ना दूं उनको, अगर मैं से उनका नाम मैं U और V ही बोल दूं, ठीक है, U से मेरा मतलब है ऐसा वेक्टर x1 y1 z1, और V से मेरा मतलब है ये वेक्टर x2 y2 z2। ठीक है, ये W1 के पार्ट हैं। ठीक है, तो उन दोनों का जो सम है वो कॉम्यूटेटिव होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव होगा बिकॉज ये सब चीजें जो हो रही हैं ये R3 में ही हो रही हैं। ठीक है, तो R3 आपको पता है कॉम्यूटेटिव है, तो उसमें होगा एसोसिएटिविटी होगी। यस मैम। 0 एलिमेंट क्या होगा, 0 एलिमेंट क्या बनेगा W1 का? 0 0 0 0 0 0, जो कि V मतलब R3 का ही 0 एलिमेंट है। दैट मीन्स 0 एलिमेंट, इससे आपने एक और चीज और ऑब्जर्व करी है कि दोनों का 0 एलिमेंट एक ही है। और इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी था ये W का ही, ये W के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपको पता है W की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। A टाइम्स 0 प्लस B टाइम्स 0 प्लस C टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0, W के अंदर भी है और V के अंदर तो है ही। ठीक है, तो 0 एलिमेंट जो है इसका वो 0 0 0 है। ठीक है, सिमिलरली इनवर्स भी आप निकाल लोगे, एडिटिव इनवर्स। मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है, उसी तरीके से निकल जाएगा इनवर्स भी। एक्स वाई जेड इसका है, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड जो होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो मेन जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने को रहती हैं वो ये वाली होती हैं, और ये वाली सारी सेटिस्फाई हो जाएंगी, क्योंकि ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि जो W है वो V के अंदर बैठा हुआ है और V के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हो रही हैं। ये इसका फायदा इसलिए मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। मैम एग्जाम में हमें सब स्टेप वाइज करना पड़ेगा अप टू 10? नहीं, एग्जाम में किस टाइप का पूछा जाएगा वो मैं बताती हूँ। हाँ, इस टाइप का नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा जिसमें आपको 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़े, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पहले वाले जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो भी हाँ पूछा नहीं उसमें जाएंगे? नहीं, उसमें पूछा जा सकता है। जब डायरेक्टली वो बोलता है कि वेक्टर स्पेस शो करो, तब वो पूछ सकता है कि, तब वो चाहेगा कि आप पूरी की पूरी 10 प्रॉपर्टीज के बारे में लिखो। जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाई करके दिखाओ, लेकिन वो चाहेगा कि आप दिखाओ कि हाँ हाँ ये प्रॉपर्टीज ये मतलब ये प्रॉपर्टी आपको याद है, आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी चेक करनी होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि सारी वेरीफाई करके दिखाओ, कुछ कुछ के लिए आप ऑब्वियस भी लिख सकते हो। ठीक है, मेन जो प्रॉपर्टी होती है जो आपको निकाल के लेके आनी होती है, वो एक तो ये होती है
एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बताई था, उसके इसलिए वो स्पेसिफाई भी कर देता है। और एक इन्वर्स होता है कि इन्वर्स उसमें क्या होगा और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ये चेक करना होता है। ठीक है, और एक ऑब्वियस सी बात है ये दोनों, तो ये 4 प्रॉपर्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपको सिर्फ वेरीफाई करनी है। अगर आपको जैसे लगता है कि ये वाली बहुत ऑब्वियस है तो उसको, और आपके पास टाइम कम है तो लिख सकते हो कि ऑब्वियस है ये वाली बहुत ऑब्वियस बन रही है, टाइम कम है तो लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी में ये 1 2 और ये वाली, ये दोनों जरूरी है। मैम ठीक है, स्टेटमेंट में क्या स्टेट करेंगे अगर हम लोग डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो? वो मैं या तो तुम्हें बता दूंगी, किसी एग्जाम्पल में लिखा ही होगा। तुम एक बार इसके और एग्जाम्पल देखो, कहीं ना कहीं लिखा होगा जो बहुत ऑब्वियस है, वहां पर वो लिख देते हैं दिस इज ऑब्वियस। जैसे स्टार्टिंग में क्योंकि उसको एग्जाम्पल आपको कराने थे तो वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखा रहा था। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो सारी करके दिखा रहा था, लेकिन कुछ कुछ जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 में था तो उसने नहीं बताए उतनी, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर टाइप की हो जाएंगी। तो या ये देखो इसमें भी उसने सिर्फ एक पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया कि हम इजीली चेक कर सकते हैं बाकी प्रॉपर्टी भी। तो तुम भी इस तरीके से लिख सकते हो। मेन तुम्हें स्टार्टिंग की 4-5 प्रॉपर्टी चेक करनी है। ठीक है, चलो फिर अब हम सब स्पेस पे आते हैं। तो सब स्पेस में मैंने आपको ये बताया कि आपको एक स्पेस गिवन होगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो उसका सब स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। इस केस में आपने देखा कि जो W1 है वो सब स्पेस बन रहा है। क्लियर है ये? यस। हाँ, दैट मीन्स अ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन R3 का सब स्पेस होता है। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में W2 मैंने लिया है। W2 इज कैसा है, उसके अंदर कैसे एलिमेंट है, उसके अंदर अल्फा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर बोल लो कि ये जो वेक्टर टाइप में है ऐसे एलिमेंट है, मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 3 2 है। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मैम ये वेक्टर है बट वेक्टर के बीच में कॉमा नहीं होते ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, मैम आर दिस पैरेलल प्लेन्स? अच्छा पैरेलल प्लेन्स, रुको अभी पहले मैं इसको मैंने तुम्हें बताया था जितने भी ये R3 के एलिमेंट हैं उसको इस तरीके से हम लिखते हैं A, B, C। और सिंस R3 इज अ वेक्टर स्पेस, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो वेक्टर होते हैं। तो ये एक वेक्टर ही है, 1 3 2 एक वेक्टर है। ठीक है, हाँ अच्छा चलो थोड़ा सा इसको और देखते हैं फिर पर हमें आइडिया लगेगा। ये पैरेलल प्लेन्स नहीं बनेगा, लेकिन ठीक है सही, मतलब डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में तुम जा सकते हो सोचने के लिए। तो अभी रखो अल्फा टाइम्स 1 3 2। ठीक है, ये W2 के अंदर ऐसे एलिमेंट है जहां पर अल्फा जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अल्फा 0 भी हो सकता है, अल्फा 1 भी हो सकता है, अल्फा 2 भी हो सकता है, अल्फा 3 भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई एलिमेंट ले लिया इसके अंदर, तो कैसा होगा XYZ, कैसा होगा XYZ कुछ से अल्फा टाइम्स 1 3 2 टाइप का ही होगा। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, अल्फा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर है। तो अगर मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ तो वो भी ऐसा ही होगा। ये मैं इसकी ज्योमेट्री समझाने के लिए बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, तो दैट मीन्स एक्स हमारा कैसा होगा, एक्स अल्फा होगा। ये मैं
प्रॉपर लिख देती हूँ उसको। क्योंकि इसको तुम्हें देखकर फिर तुम्हें समझ में आएगा। जब मैं लिख दूंगी ना, अल्फा x इक्वल्स टू अल्फा हो गया, y इक्वल्स टू 3 अल्फा हो गया और z इक्वल्स टू 2 अल्फा हो गया। दैट मीन्स x इक्वल्स टू y बाई 3 इक्वल्स टू z बाई 2 इक्वल्स टू अल्फा। याद करो अपनी 3D, क्या होता था ये? कुछ तो याद आएगा। ये प्लेन है कि लाइन है? लाइन। लाइन है। तो एक्चुअल में लाइन है मैम। हाँ, तो एक्चुअल में ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है W2, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे 3D में ये वेक्टर बनेगा, ठीक है, 1 3 2 1 3 2, कहीं पे भी ये जो वेक्टर बन रहा है, ठीक है, स्ट्रेट बनेगा, ठीक है, ये वेक्टर है 1 3 2, ठीक है। अल्फा टाइम्स ऑफ दिस का मतलब क्या है कि एक लाइन जिसने इस वेक्टर को कंटेन किया हुआ है। रुको, जैसे आपका ये वेक्टर बना 1 3 2, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी जिसने इस वेक्टर को कंटेन किया हुआ है। तो अल्फा टाइम्स 1 3 2 बेसिकली लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं ज्योमेट्रिकली आपसे पूछ रही थी कि ये क्या चीज़ है, W2 है क्या? तो ये एक तरह से लाइन है। जैसे ऊपर W1 प्लेन था, W2 क्या आ रहा है हमारे पास? लाइन आ रही है, ठीक है। क्लियर है इतना? यस मैम। अभी मैं बताऊंगी कि मैंने इतना जोर क्यों डाला है कि लाइन है और प्लेन है, वो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ। अभी बताती हूँ उसका रीज़न भी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम चेक करते हैं कि W2 जो है वो सबस्पेस ऑफ V बनेगा या नहीं। दैट मीन्स R3 का सबस्पेस बनेगा या नहीं। तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज चेक करनी है, ठीक है। डेफिनेशन तो हमें यही बोलती है कि 10 की 10 प्रॉपर्टी चेक करनी है। वो हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें ऑब्वियस लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है ये क्लोज अंडर एडिशन है या नहीं, फिर उसके बाद हमें देखना है ये क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, और फिर बाकी सब ये देखनी है। तो सबसे पहले क्लोज अंडर एडिशन देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या देखना है? मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, x1 y1 z1, x2 y2 z2 इन W2, ठीक है। W2 का स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखो। W2 के अंदर कैसे एलिमेंट है? W2 के अंदर एलिमेंट है अल्फा टाइम्स 1 3 2, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? ये हो जाएगा अल्फा। अल्फा देखो, याद रखो कि वो अल्फा ही वेरी कर रहा है, वेक्टर फिक्स है। तो अल्फा 1 टाइम्स 1 3 2, और दूसरा एलिमेंट कैसा हो जाएगा? अल्फा 2 टाइम्स 1 3 2। क्यों ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पता है ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये W2 के एलिमेंट है, और W2 के एलिमेंट कैसे दिखते हैं? वो ऐसे ही दिखते हैं कुछ, अल्फा मतलब स्केलर टाइम्स 1 3 2 ऐसे दिखते हैं वो। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब मुझे क्या दिखाना है? मेरा टू शो क्या है इस केस में कि जो इन दोनों का सम है, ये और ये, इसका जो सम है वो हमारा W2 का पार्ट बनेगा, ठीक है।
इन दोनों का सम W2 का होगा, W2 का ही होगा, W2 में जाएगा। दैट मीन्स ये जो है, अब W2 में जाएगा, इसका मतलब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर मैंने लिखा है, ये वेक्टर भी स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 3 2 होगा। यही तो W2 के अंदर एलिमेंट हैं। W2 के अंदर एलिमेंट क्या है, कैसे हैं, जो कि स्केलर मल्टीपल है 1 3 2 के। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना है कि ये जो एलिमेंट है ये स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 3 2 है। तो ये कैसे आ जाएगा मेरे पास, सब कुछ सामने दिया हुआ है, सोचो एक बार। देखो मैं बताती हूँ, जब मैं इसको और इसको सम करूंगी तो मेरे पास एलिमेंट क्या बनेगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर को सम करूंगी तो ये आएगा। डबल टिक किया हुआ है जहां पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं सम करूंगी और राइट हैंड साइड कैसा बन जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स 1 3 2। ठीक है, ये भी एक स्केलर ही हो गया, क्योंकि अल्फा 1 एक स्केलर है, अल्फा 2 एक स्केलर है, तो उसका सम भी एक स्केलर होगा। हेंस जो ये एलिमेंट आया है जिसमें मैंने डबल टिक किया है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 3 2 हो गया, इसलिए ये W2 का एलिमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो इसको एक बार। हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं हम। ये समझ में आ गया, वेक्टर एडिशन, क्लोज्ड अंडर वेक्टर, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। अब हम करते हैं क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो मेन चीजें यही हैं, स्टार्टिंग की 2 जो चेक करनी होती हैं, बाकी 8 प्रॉपर्टी जो होती हैं वो वेरीफाई हो जाती हैं। ठीक है, लिखना किस तरीके का है वो या तो मैं आपको बुक में दिखा दूंगी कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो स्केलर के लिए 1 मिनट, दूसरी शीट ही ले लेते हैं। हाँ, मैंने XYZ ले लिया W2 में और मैंने रियल नंबर ले लिया। मेरा टू शो क्या है, टू शो है कि अल्फा टाइम्स मत लिखो, कुछ और रियल नंबर ले लें K टाइम, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। तो K टाइम्स मुझे दिखाना क्या है, K टाइम्स XYZ जो आएगा वो W2 में आएगा। ठीक है, सिंस ये W2 का पार्ट है, बाय डेफिनेशन ऑफ W2 X, Y, Z इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स 1 3 2। ठीक है, मुझे दिखाना क्या है, ये भी W2 का पार्ट बनेगा, तो मैं K से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं इसको K से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसको भी K से कर सकती हूँ, तो K टाइम्स ऑफ अल्फा आ गया। तो एक तरह से मेरे पास ये नया स्केलर आ गया, इसको चाहे मैं नाम बीटा दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। W2 का पार्ट बनने के लिए सिर्फ हमारा जो वेक्टर होता है वो एक तरह से 1 3 2 का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 3 2 का स्केलर मल्टीपल हमारे पास है, तो ये जो एलिमेंट है ये W2 का पार्ट बन गया। उस W2 को ना एक रीड करना सीखो कि W2 कैसा दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो W2 के अंदर कैसे एलिमेंट है, अल्फा टाइम्स ऑफ 1 3 2। बेसिकली इसके अंदर
इस वेक्टर 1 3 2 के स्केलर मल्टीपल्स हैं। तो इसके अंदर बिलोंग कराने के लिए अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर आता है जो कि 1 3 2 का स्केलर मल्टीपल है तो वो इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो हाँ, ये समझ में आया? मैम चलो ये, हाँ, तो एक मिनट। सो आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टीज देख ली हैं। बाकी सारी जो प्रॉपर्टी हैं कि W2 के एलिमेंट कॉम्यूटेटिव होंगे, W2 के एलिमेंट एसोसिएटिव होंगे, W2 में 0 एलिमेंट एग्जिस्ट। अच्छा बताओ उसमें 0 एलिमेंट कैसा होगा W2 में? क्या होगा? 0 वेक्टर ही होगा, क्योंकि 0 वेक्टर को भी आप लिख सकते हो, दिस 0 वेक्टर इज 0 टाइम्स 1 3 2। तो स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 3 2 हो गया। ठीक है, तो ये W2 का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी आपकी इसमें चेक हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो इसमें हमने देखा कि हमने 2 सबस्पेस देखे, एक W1 जो कि प्लेन था और एक W2 जो कि एक तरह से लाइन थी। ठीक है, लाइन इन R3 थी। तो आप ये देख सकते हो, एक मिनट, जैसे आप जब रियल लाइन बनाते हो, पहले आपने सबसे पहले रियल लाइन स्टडी करी, फिर उसके बाद आपने 2 डायमेंशनल 2D स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद आपने 3 डायमेंशनल स्टडी किया। तो इसमें आप नोट करो कि इसने क्या किया है, इसने एक 2 R3 के 2 सब स्पेसेस बताए हैं। एक सब स्पेस तो है उसका प्लेन, ठीक है, जो एक तरह से R2 को ही रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह का R2 होता है, R2 भी तो एक तरह से प्लेन ही है। तो प्लेन एक इसने सबस्पेस बनाया है, एक सबस्पेस बनाया है ये प्लेन, ठीक है, जो कि R3 का सबस्पेस है और वो R2 को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं दूसरा चीज़ बोलूँ W2, वो एक तरह से लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने आपको अभी इसका रीज़न भी बताया था कि क्यों लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से जो R है ये भी R3 का ही पार्ट करके इन्होंने बताया है कि इस तरह से R3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, सॉरी R को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। बात समझ में आ रही है कि किस तरह से डायमेंशंस हम बढ़ती जा रही है। तो R3 में हमने 2 सबस्पेस पढ़ लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे सबस्पेस होते हैं R3 के, अभी आपको चेक करने के लिए आएंगे। ठीक है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमने सबसे पहले अभी 2 सबस्पेस देखे हैं। उसमें से एक सबस्पेस तो प्लेन है जो कि एक तरह से R2 की तरह दिखता है, प्लेन R2 की तरह दिखता है, और दूसरा सबस्पेस एक लाइन है जो कि रियल लाइन की तरह दिखती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो रियल लाइन ही है, वो दिखती है वाली बात बोल रही हूँ। ठीक है, यस। चलो ठीक है। इसके बस मैं ये बताती हूँ, ये वाला पेज बताती हूँ, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद 10 मिनट्स के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो सबस्पेस की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारा W3 लिया है मैंने, उसके अंदर एक मैंने सिर्फ एक ही वेक्टर लिया है जो कि है 0, 0, 0, दैट मीन्स 0 वेक्टर लिया है। ठीक है, आप ये नोट करोगे कि जो W3 है ये भी
सबस्पेस बनाएगा। सबस्पेस बनाने के लिए क्या चाहिए? सबस्पेस बनाने के लिए आपको मेन है कि आपको वो R3 का पार्ट होना चाहिए, ये R3 का पार्ट है, ठीक है। और दूसरा है वो 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, R3 का पार्ट है W3 और 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 10 की 10 प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, एक बार W3 अपने माइंड में रखो कि W3 आपका है क्या। W3 जो है उसके पास सिर्फ एक वेक्टर है 0, ठीक है। तो अब चेक करो क्या W3 क्लोज अंडर एडिशन है या नहीं। देखो, क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या बाकी सारी चीज़ों के लिए आपके पास सेट के पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो आप चेक करोगे। इस सेट में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, जो कि है 0 0 0, ठीक है। और आप नहीं तो आपको इसको 2 टाइम्स भी लेना है तो आप चेक कर सकते हो। अगर मान लो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए हैं, पहला एलिमेंट भी मैंने 0 0 0 ले लिया है, दूसरा एलिमेंट भी मैंने 0 0 ले लिया है, तो दोनों का सम भी क्या ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 वेक्टर ही आएगा। तो मतलब क्लोज अंडर एडिशन ही बन रहा है ये। बात समझ में आ रही है? मैम हम यहाँ पे दो अलग एलिमेंट 0 0 0 को नहीं ले सकते शायद, बिकॉज सेम ही एलिमेंट है दोनों में। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना। तो एक बस सिंगल एक ही तो एलिमेंट है इसमें। तो क्लोज अंडर एडिशन चेक करने के लिए भी आपके एटलीस्ट आपके पास 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। चलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा टाइम्स ऑफ 0 0 0, जो कि आएगा अगेन 0 0 0 0 0। 0, तो जो कि W3 का पार्ट है, ठीक है। तो जो ये एक स्पेशल टाइप का सबस्पेस है, आप देख रहे हो, ये सबस्पेस बन जाएगा क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने के लिए भी मुझे 2 एलिमेंट तो चाहिए, इसके पास तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रिवियली इसमें होल्ड कर जाएंगी। तो एक मिनट, तो मैम इस, हाँ हाँ मैम बोलो। ट्रिवियल का मीनिंग क्या है? ट्रिवियल का मीनिंग ऑब्वियसली ही हो जाएगा, या आपको कोई और बताओ क्या होगा? मतलब कोई और मुझे बताओ, कितने में पानी पीती हूँ। बताओ। इसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रिवियली का मतलब है, मतलब इस सेंस में है यहाँ पर, तो इस सेंस में है कि बहुत ऑब्वियस वाला, कि अगर आपको किसी, मैं अगर आपसे कोई मैं वेक्टर स्पेस पूछूं और मैं पूछूं कि इसका कोई एक सब स्पेस बता, तो एक तुम मुझे इतना पता है कि एक इसका ऑब्वियस जो सब स्पेस होगा वो ये वाला तो होगा ही। मान ले मैंने तेरे को ये वेक्टर स्पेस दे दिया और मैंने बोला कि इसका कोई सब स्पेस बता, तो अगर तुमने मुझे ये आंसर दिया तो ये करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और ये हर केस में जो अगर जो भी आपका 0 वेक्टर है उसको कंटेन करता हुआ जो एक सेट बन रहा है वो हमेशा एक सबस्पेस बनेगा इसका, बड़े वाले वेक्टर स्पेस का। तो एक इस इस सबस्पेस को जो एक इस तरीके का दिखता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सबस्पेस, क्योंकि ये हमेशा ही आ रहा है और इसमें सारी प्रॉपर्टी ट्रिवियली होल्ड कर रही है।
ठीक है, बाकी अगर मुझे कुछ और है इसमें पता चलता है तो मैं बताती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं कह रही थी, हाँ ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड कर जाएंगी। मेन प्रॉपर्टी हमने ऊपर वाली 2 चेक करनी होती हैं, जो कि इसमें कर ही ली है। ये वाली चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ये वाली हमने चेक कर ली। ठीक है, तो इस टाइप के सबस्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं और इस टाइप के सबस्पेसेस को हम ट्रिवियल सबस्पेसेस बोलते हैं वी के। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है। कोई भी सबस्पेस आप कोई भी वेक्टर स्पेस में आपको दूंगी तो आप, और मैं उससे पूछूंगी कि उसका कोई सबस्पेस बताओ, तो ये तो आप आंसर कर ही सकते हो। अब अगर मैंने पूछ लिया नॉन ट्रिवियल बताओ, तब आपको सोचना पड़ सकता है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ सबस्पेस पूछा है तो आप ट्रिवियल वाला बता सकते हो। ठीक है, तो और नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाला भी देखो, नेक्स्ट वाला भी काफ़ी इजी सा सबस्पेस है, जो कि है W4 इक्वल्स टू R3। दैट मीन्स, क्योंकि वेक्टर स्पेस खुद का तो पार्ट होता ही है, खुद के अंदर तो बैठा ही होता है, और ये खुद सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो दैट मीन्स वेक्टर स्पेस खुद का सबस्पेस होता ही है। बात समझ में आ रही है? यस। तो इनके लिए भी एक नाम है, अभी वो मैं या तो ब्रेक के बाद बताती हूँ। W4 के लिए भी एक तरह से नाम होते हैं, वो मैं बाद में बताती हूँ। तो अभी क्या टाइम हुआ है, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 5:15 पे मिलते हैं। हाँ, चलो मैं भी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देती हूँ।